अभी हम लोग देखें बीटा रिसेप्टर्स के बारे में, बीटा रिसेप्टर्स के अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर्स के जो टाइप्स है उसके बारे में। नाउ बीटा अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर्स जो है, जितना हम लोग टाइप्स पढ़े तो उनके एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट का नाम ये वाइवा में पूछा जाता है। तो अल्फ़ा 1 रिसेप्टर जो होता है उसका एगोनिस्ट का नाम है फिनाइलेफ्रिन, जो डिटेल में पढ़ना होता है आपको, ठीक है। और आपको दूसरा नाम जो जानना है एंटागोनिस्ट का नाम, वो प्राजोसिन, जो BPH जब पढ़ोगे तो उसमें और डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। अल्फ़ा 2 जो है उसमें क्लोनिडीन। नाउ क्लोनिडीन जो है इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग जो आपको पढ़ना है और जानना, ये 5 स्टार टॉपिक है। क्लोनिडीन के बारे में डिटेल में पढ़ना है, यूजेस ऑफ क्लोनिडीन, ठीक है, कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है टोटल। डेक्समेथाजोलिन जो है उसको पेन के लिए यूज़ किया जाता है, और कहाँ एनेस्थीसिया में यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं, ये सब चीज़ के बारे में जानना है। यूहिम्बिन जो है वो एफ्रोडिसियाक है, बट उसको अभी तक FDA अप्रूव नहीं किया है, कहीं नहीं किया, इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानना है, ठीक है। दीज आर द ब्लॉकर्स, एंटागोनिस्ट, दीज आर द ब्लॉकर्स एंड दीज आर द एगोनिस्ट, ठीक है। नाउ बीटा 1 में आपको जानना है डोब्यूटामीन के बारे में। जब आप डोपामीन के बारे में पढ़िएगा तो आपको कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करने बोला जाएगा कि डोब्यूटामीन से आप कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कीजिए कैसे काम करता है। बीटा 1 में ब्लॉकर्स का जब पढ़िएगा तो कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर के बारे में डिटेल में पढ़ना है, जिसका एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है। और बीटा 2 जो है उसमें एगोनिस्ट का नाम में सल्बुटामोल होता है, जो आपका अस्थमा में काम आता है, राइट। और ये टर्म एक्चुअली आप लोग जान के रखिए कि बीटा 2 ब्लॉकर कहाँ पे यूज़ करते हैं, बीटा 2 को एग्जामिन, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। बीटा 3 का एगोनिस्ट का नाम कभी कभी वाइवा में पूछा जाता है, दिस इज़ अ प्योर वाइवा टॉपिक, ठीक है। इसके अलावा वो एग्जाम्पल के अलावा आपको कुछ नहीं जानना है इसके बारे में। मीरा बैकग्राउंड, ठीक है ना। तो विल स्टार्ट विद सिम्पैथोमिमेटिक, वी विल स्टार्ट विद सिम्पैथोमिमेटिक, ठीक है। और दिस होल लेक्चर विल बी ऑन सिम्पैथोमिमेटिक, ठीक है। उसके बाद का जो लेक्चर होगा उसमें हम सिम्पैथोलाइटिक कवर करेंगे। तो सिम्पैथोमिमेटिक आर एक्चुअली ऑफ 2 टाइप्स, फर्स्ट आर द डायरेक्टली एक्टिंग एंड सेकेंड इज द इनडायरेक्टली एक्टिंग। तो डायरेक्टली एक्टिंग जो होता है वो रिसेप्टर पे काम करेगा, ठीक है, और वो हो गया क्या आपका, और उसको हम लोग एगोनिस्ट बोलेंगे। और क्या बोलेंगे, मतलब रिसेप्टर पे काम करेगा और वो एगोनिस्ट हो गया, राइट। इनडायरेक्टली क्या होगा, बाय इंक्रीज द रिलीजिंग ऑफ द कैटाकोलामिन्स, ठीक है। तो एगोनिस्ट क्या हो गया, तो ये या तो कैटाकोलामीन हो सकता है या तो नॉन कैटाकोलामीन होगा, ठीक है। तो नॉन कैटाकोलामीन के बाद में डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग ओरल दे सकते हैं क्योंकि वो टूटेगा नहीं। लेकिन ये जो है आपका कैटाकोलामीन जो है उसको ओरल देंगे नहीं, क्योंकि GIT में माओ ए होता है, COMT होता है, तो उसको क्या करेगा, डिग्रेड कर देगा, तो काम ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपका माओ के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। A और B का मतलब क्या हुआ, माओ A और माओ B। तो माओ B मतलब होता है ब्रेन, ठीक है। तो जब आप पार्किंसन के बारे में हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, तो पार्किंसनिज्म जो होता है उसमें माओ B का रोल है, ठीक है। और माओ A का मतलब होता है ऑल, मतलब माओ A हर जगह, बहुत जगह पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए कैटाकोलामीन्स जो हुए हम लोग बताए थे कितने तरह के होते हैं, डोपामीन, सिंथेटिक ग्रुप में एड्रेनालिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक ना। रिसेप्टर जो होता है वो अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 3 सब में काम करता है, कौन, नॉरएपिनेफ्रिन। लेकिन इसका बीटा 2 एक्शन नहीं है होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ पूछा जाता है कि नॉरएपिनेफ्रिन का बीटा 2 का कोई एक्शन नहीं होता है। जबकि एड्रेनालिन का बात करें तो अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 सब पे काम करता है, इट एक्ट्स ऑन ऑल द रिसेप्टर्स, ठीक है। नाउ यूजेस ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन अगर हम बोले तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द कार्डियोजेनिक शॉक। नाउ यूजेस जो है ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इमरजेंसी सेटिंग्स में आपको पता होना चाहिए कौन सी दवाई लाइफ सेविंग होती है, ठीक है। कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होता है, एक्यूट हार्ट फेलियर और हाइपोटेंशन, एक्यूट हार्ट फेलियर और हाइपोटेंशन। तो नॉरएपिनेफ्रिन जो होता है बीटा 1 और अल्फ़ा 1 में काम करके इसको हेल्प करता है, बचाता है, ठीक है। बीटा 1 हार्ट सेलेक्टिव हो गया, ठीक है ना, और अल्फ़ा टेंशन ब्लड वेसल्स में हो गया। तो यहाँ पे आपका रोल है नॉरएपिनेफ्रिन का, ठीक है। डोज इतना होता है, ऑल्सो यूज इन कार्डियक अरेस्ट। तो कार्डियक अरेस्ट होता है तो रिससिटेशन जब करने जाते हैं तो हम लोग नोराइड दे के उसका हार्ट रेट को बढ़ाते हैं, वो काम नहीं करता तो हम एड्रेनालिन देते हैं, एड्रेनालिन से भी काम नहीं होता है तो हम लोग साथ में एट्रोपिन भी देते हैं,
ठीक है। तो रिसर्सिटेशन में हम लोग बहुत कुछ ऐड करते हैं लाइफ सेविंग ड्रग्स के रूप में। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कार्डियक अरेस्ट होता है तो हम लोग तुरंत नॉरएपिनेफ्रिन देते हैं ताकि हार्ट का एक्टिविटी बढ़े, ठीक है ना। कुछ आएगा तो हम लोग रिसर्सिटेट करके और उसको और अच्छा करने का कोशिश करेंगे। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर वेजोडाइलेटरी शॉक है कौन सा? नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। तो एक तरह का जो वार्म शॉक होता है, जब आपका वेजोडाइलेशन हो जाता है तो खून ज़्यादा रहेगा, तो खून ज़्यादा रहेगा तो वो जगह क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, तो स्किन क्या रहेगा? गर्म रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड वेजोडाइलेटरी शॉक। एक होता है न्यूरोजेनिक शॉक और एक होता है सेप्टिक शॉक। तो दीज आर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सेप्टिक शॉक एंड न्यूरोजेनिक शॉक। तो सर्जरी के जब लेक्चर्स मैं बताना स्टार्ट करूँगा, शॉक के बारे जब मैं बताऊँगा, ठीक है, तो इन सब लोग जो जितने भी नॉरएपिनेफ्रिन है इसको लगभग हर तरह के शॉक में देते हैं एक्सेप्ट एनाफाइलेक्टिक शॉक। ये एमसीक्यू है। तो एनाफाइलेक्टिक शॉक जो होता है उसमें हम लोग का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? एड्रेनालिन, एनाफाइलेक्टिक एड्रेनालिन, ठीक है, एनाफाइलेक्टिक एड्रेनालिन, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो गया ना। इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है, फार्मा के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें पूछा जाता है कि वायल और एम्प्यूल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई अ वायल एंड अ एम्प्यूल, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एड्रेनालिन का डोज, एड्रेनालिन का डोज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 1 मिलीग्राम पर ml, ठीक है, 1:1000। तो 1:1000 और 0.1 मिलीग्राम पर ml 1:10,000। तो ये एड्रेनालिन का डोज है। तो जो ये कंसंट्रेशन जो शो किया गया है कि 1 मिलीग्राम जो आपका एड्रेनालिन है वो कितना डाइल्यूशन में है, ठीक है। तो दिस इज मोर कंसंट्रेशन, दिस इज लेस कंसंट्रेशन, ठीक है। अब इस कंसंट्रेशन में इसका रूट क्या है ये आपसे पूछा जाता है वाइवा में, वाइवा टेबल में आप लोग फ्लैट हो जाते हो। तो आईएम रहता है, सबक्यूटेनियस होता है, एंडोट्रैकियल भी होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, डाइल्यूशन करने के बाद हम लोग आईवी भी देते हैं और इंट्राऑशियस भी देते हैं, आईवी भी देते हैं और इंट्राऑशियस भी देते हैं। लेकिन इंट्राकार्डियक कभी नहीं देते, ये सिर्फ हिंदी फिल्मों में होता है। समझ में आया? इंट्राकार्डियक एड्रेनालिन का कोई वैसा रोल नहीं है, पहले दिया जाता था, अब नहीं दिया जाता है, ठीक है। एड्रेनालिन जो हुआ वो ड्रग ऑफ चॉइस है आपका एनाफिलैक्सिस के लिए, ठीक है, या फिर अभी भी जो हाइपोटेंशन और शॉक हो रहा है तो उसमें भी हम लोग देते हैं कि वो नॉरएड्रेनालिन से काम नहीं चल रहा है तो हम लोग एड्रेनालिन देते हैं, राइट। इंपॉर्टेंट क्या है, एनाफिलैक्सिस में उसका डोज, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आईएम है तो 1:1000 होगा, बताए थे अभी। आईवी होगा तो 1:10,000 होगा। ये सब गलती नहीं होनी चाहिए, बस दिस इज़ द बेस्ट रूट आईवी, क्योंकि एक्सेसिबल है, जल्दी काम करेगा, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस इन कार्डियक अरेस्ट, मैंने बताया था कार्डियक अरेस्ट में नॉरएपिनेफ्रिन देते हैं। अगर वो काम नहीं करेगा तो जितने भी एसिस्टोल और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होते हैं फटाफट वहाँ पे एड्रेनालिन का काम होता है। सिस्टर को हम लोग चिल्लाते रहते हैं, सिस्टर एड्रेनालिन तैयार कीजिए, सिस्टर एड्रेनालिन तैयार कीजिए, पेशेंट को बचाना है, ठीक है ना। इसके अलावा हम लोग नॉरएपिनेफ्रिन दे सकते हैं, डोपामिन दे सकते हैं, वेजोप्रेसिन देते हैं, और जब लास्ट में कुछ नहीं मिलता है तो हम लोग एट्रोपिन भी देते हैं, ठीक है। लेकिन एट्रोपिन कार्डियक अरेस्ट में एट्रोपिन रिससिटेशन के रूप में लास्ट चांस जो रहता है, जब पेशेंट एकदम बच ही नहीं पा रहा है तब हम लोग एट्रोपिन के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वो ब्रेडिकार्डिया से बचाता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ऑल्टरनेटिव हो गया नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन और वेजोप्रेसिन, ठीक है। तो अलग अलग डोज में इसका ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो एंडोट्रैकियल में 1:1000 है, बाकी आईवी और इंट्राऑशियस में 1:10,000 है, ठीक है। एड्रेनालिन को लोकल एनेस्थेटिक के साथ में हम लोग देते हैं, ठीक है। तो ये उसका कंसंट्रेशन होता है 1:50,000 और 1:2 लाख, ठीक है। तो वहाँ क्या करेगा, वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाएगा और डिक्रीज द सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। तो लोकल एनेस्थेटिक का जो साइड इफेक्ट होता है, तो लोकल एनेस्थेटिक का साइड इफेक्ट को वो कम करता है। अच्छा, इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये जो टर्म है, ठीक है, मीठा, ठीक है, मीठा जो टर्म है ना, MIT, एक सेकेंड, H और A, ये जो टर्म है, तो यहाँ पे हम लोग कभी भी जो है एड्रेनालिन का वैसा कोई यूज़ लोकल एनेस्थेटिक के साथ के साथ नहीं है। मतलब MI के पेशेंट में कभी भी हम लोग ये मिक्स नहीं करते हैं, ठीक है। जो बियर्स ब्लॉक पड़िएगा आप सर्जरी में, इवरा लिम्ब सर्जरी में लोकल एनेस्थेटिक जो होता है उसमें एड्रेनालिन का कोई रोल नहीं है, ठीक है। MI में कोई रोल नहीं है, ठीक है। दोनों को मिक्स नहीं करते हैं, ठीक है,
जो एंड सर्जरी जो होता है ना, एंड सर्जरी, टिप सर्जरी जो होता है, एंड आर्टरी सर्जरी जो होती है, ठीक है, वहाँ पे गैंग्रीन होने का चांस रहता है, क्योंकि वहाँ पे और ब्लड सप्लाई नहीं है। जैसे पेनाइल जो हो गया, पेनिस हो गया, फिंगर हो गया, नोज़ का टिप का सर्जरी हो गया, तो जितने भी टिप की सर्जरी होते हैं तो वहाँ पे एड्रेनालिन और लोकल एनेस्थेटिक को एक साथ नहीं मिलाते हैं, नहीं तो वहाँ गैंग्रीन हो जाता है, ठीक है। हाइपरटेंशन में कभी नहीं देंगे, एरिथमिया भी हम लोग साथ में कभी नहीं देंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एपिसिस, नोज ब्लीडिंग, ठीक है, ईएनटी में आप लोग डिटेल में पढ़िएगा, ठीक है। नोज ब्लीडिंग के समय में हम लोग एड्रेनालिन का रोल है, वहाँ पे लोकल एप्लीकेशन से वहाँ वेसोकंस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है। अब थर्ड ड्रग हमारा जो हुआ वो थर्ड कैटेकोलामिन हो गया डोपामीन, ठीक है। तो डोपामीन इज द कंटिन्यूअस आईवी इन्फ्यूजन, ठीक है, और रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है और इंक्रीजेस द रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, क्योंकि हम देखे थे कि नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो डोपामीन से ही बनता है, नॉरएपिनेफ्रिन डोपामीन से ही बनता है, तो उसका रिलीज को भी बढ़ाएगा, ठीक है। अब डोज डिपेंडेंट डोपामीन का मतलब रोल है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ वाइवा एमसीक्यू सब में पूछा जाता है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये डोज लेस देन 2 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट, ठीक है, लेस देन 2 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट में वो D1 रिसेप्टर पे काम करेगा और वेजोडाइलेशन करेगा किडनी पे, ठीक है। तो ड्रग ऑफ चॉइस हो जाएगा आप तुम्हारा किस में होगा, ARF में, ठीक है, एक्यूट रीनल फेलियर, ठीक है ना, एक्यूट किडनी इंजरी जिसमें ओलिग्यूरिया होगा एक्यूट किडनी इंजरी में, वहाँ पे हम लोग डोपामीन को लो डोज में देंगे, ठीक है। इसका साइड इफेक्ट क्या है, इसका साइड इफेक्ट है हाइपोटेंशन, तो ये आपको जानना है। दूसरा चीज़ क्या है, 2 to 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट में अगर हम देंगे तो वो बीटा-1 रिसेप्टर पे काम करेगा। D1 पे काम किया था लो डोज में, मॉडरेट डोज में किस में काम करेगा, बीटा-1 पे, और वहाँ पे वो आइनोट्रोपिक एजेंट का रूप में काम करेगा, हार्ट में काम करेगा। तो हार्ट जब काम नहीं कर रहा है तो उसको क्या करेगा, जल्दी जल्दी बीट करवाएगा, तो कहाँ काम नहीं करेगा, एक्यूट हार्ट फेलियर में, ठीक है। तो ये किडनी फेलियर था और ये हार्ट फेलियर है, ठीक है। और यहाँ पे उसका साइड इफेक्ट होता है अरिथमिया, सबसे ज़्यादा देखा जाता है अरिथमिया तुम्हारा डोपामीन का, ठीक है, क्योंकि बीट करवा रहा है, ज़्यादा बीट करा देगा तो अरिथमिया हो जाएगा, रिदम चेंज हो गया है ना। अब अगर ज़्यादा डोज में, हाई डोज में अगर हम यूज़ करेंगे, ठीक है, मतलब ये हो गया आपका लो डोज, यहाँ ARF में काम किया, मॉडरेट डोज, तो मॉडरेट डोज में एक्यूट हार्ट फेलियर में काम किया। अगर हाई डोज का बात करेंगे तो अल्फ़ा-1 में काम करके वो वेजोकंस्ट्रिक्शन करवा देता है, तो हम लोग इसको शॉक में देते हैं। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे वो इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करता है, उसका साइड इफेक्ट के रूप में हम लोग को हाइपरटेंशन मिलता है। तो ये आपका डोपामीन का सारे डोजेस के रूप में ये आपका आप स्नैपशॉट ले सकते हैं। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। सिंथेटिक कैटेकोलामीन जो भी होते हैं, तो हम लोग नेचुरल पढ़ लिए, अब सिंथेटिक कैटेकोलामीन का बात करते हैं, तो सबसे पहले नाम आता है डोब्यूटामीन का। इट इज़ अ स्पेसिफिक बीटा-1 एगोनिस्ट और इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्यूट हार्ट फेलियर। डोज जो है वो लगभग आप देख सकते हैं, मॉडरेट डोज है 2 to 8, ठीक है, माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। T-half इज़ ओनली 2 minutes, ये बहुत जगह MCQs में पूछा गया था, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस इज ऑल्सो इन द स्ट्रेस इको, जब स्ट्रेस इको करने होता है, हम लोग जब बोलते करने के लिए मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी कितना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हम लोग डोब्यूटामीन का इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। नाउ इट हैज़ नो इफेक्ट इन डायस्टोलिक बीपी और TPR। डायस्टोलिक बीपी में और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस में उसका कोई रोल नहीं है, एंड इट हैज़ नो इफेक्ट इन द कोरोनरी ब्लड वेसल में भी उसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, टू चेक द कोरोनरी ब्लड फ्लो इन स्ट्रेस इको, अगर देखना होगा कोरोनरी ब्लड फ्लो को तो हम लोग एडिनोसिन देते हैं। नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन, ठीक है। एडिनोसिन का क्या रोल है स्ट्रेस इको में, स्ट्रेस इको में नॉर्मली क्या यूज़ करते हैं, अभी हम लोग क्या बोले, ड्रग ऑफ चॉइस क्या है स्ट्रेस इको में, तो ड्रग ऑफ चॉइस है आपका डोब्यूटामीन, राइट। बट एडिनोसिन जो होता है वो कोरोनरी ब्लड फ्लो को चेक करने के लिए दिया जाता है, ठीक है, स्ट्रेस इको। तो रटना नहीं है कि स्ट्रेस इको मतलब डोब्यूटामीन, ऑप्शन में सबसे पहले डोब्यूटामीन लिखा रहेगा, लेकिन आंसर क्या है यहाँ पे, एडिनोसिन। क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा तो स्ट्रेस इको के साथ में ये कोरोनरी ब्लड फ्लो को चेक करने का बाद भी बोला गया है, ठीक है ना। तो हम लोग छोटे छोटे चीज़ मिस कर देते हैं। स्ट्रेस इको
है ना, डोब्यूटामिन, स्ट्रेसिको डोब्यूटामिन, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, रटना नहीं है, समझ के रटो। तो आइसोप्रेनालिन इज द अदर मॉलिक्यूल, अदर सिंथेटिक कैटेकोलामिन, राइट। आइसोप्रेनालिन जो है वो बीटा 1 पे काम करता है, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 पे, ठीक है। तो ये हार्ट फेलियर और अस्थमा में एगोनिस्ट काम करता है, क्योंकि बीटा 2 तो अस्थमा हो गया, बीटा 1 हार्ट फेलियर हो गया, और बीटा 3 लाइपोलाइसिस ये सब कराता है। तो आइसोप्रेनालिन को हम लोग यूज़ करते हैं जो हार्ट फेलियर के पेशेंट, जो एस्थमेटिक पेशेंट होते हैं जिनको हार्ट फेलियर हुआ है, तो उसको हम लोग देते हैं, ठीक है। आइबोपामाइड जो है वो टिपिकल एक ये हो गया। अब देखो D1 और अल्फा 1 है यहाँ लिखा हुआ है, तो D1 जो है वो ARF में क्या है, एक्यूट रीनल फेलियर या फिर एक्यूट किडनी इंजुरी, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं AKI, ये नया टर्म है एक्यूट रीनल फेलियर का। तो आइबोपामाइड जो होता है वो अल्फा 1 पे भी काम करता है, तो वहाँ पे मिड्रियासिस के इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो उसको इवन फंडोस्कोपी में भी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आइबोपामाइड का डुअल रोल है, ठीक है, ARF में भी और मिड्रियासिस और फंडोस्कोपी में भी हम लोग यूज़ करते हैं। एक है फेनोल्डोपाम। फेनोल्डोपाम जो होता है वो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी और एक्यूट रीनल फेलियर में हम लोग यूज़ करते हैं। इट इज़ अ पार्शियल D1 एगोनिस्ट, इट हैज़ अ पार्शियल D1 एगोनिस्ट प्रॉपर्टी। समझ में आया ना। इम्पॉर्टेंट चीज़ है अब ये समझना कि हमारे प्रैक्टिकल्स में क्या आता है, ठीक है। तो एड्रेनलिन का जो स्ट्रक्चर है, जो रोल है, वो तो बाद में हम लोग पढ़ेंगे, वो सब और डिटेल में पढ़ेंगे। जान के रखिए ब्लड वेसल्स में क्या होता है। ब्लड वेसल्स फिजियोलॉजी में, ठीक है, बेसिक क्या है, अल्फ़ा 1 होता है और बीटा 2 होता है। मैंने बोला था ये अल्फ़ा 1 बी होता है, ठीक है, मोर स्पेसिफिक अल्फ़ा 1 बी। ना नॉर एड्रेनलिन क्या करता है, बीटा 2 को छोड़ के बाकी सब में काम करता है, ठीक है। तो जब वो काम करेगा तो किस में काम नहीं करेगा, बीटा 2 पे काम नहीं करेगा, ठीक। तो अब ये जो बेसलाइन, ये जो मैंने बनाया है, ठीक है, तो ये ध्यान से देखिएगा। देयर विल बी इंक्रीज इन द प्रेशर, ठीक है, ठीक है। बीपी और हार्ट रेट के बारे जनरली हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो बीपी में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे नॉर एड्रेनलिन हमेशा ऊपर करेगा, ठीक है, नीचे कभी नहीं जाएगा, क्योंकि नीचे जो जाएगा वो एक्शन क्या है, बीटा 2 क्या करता है, रिलैक्सेशन करवाता है, ठीक है। तो अल्फ़ा 1 बढ़ाएगा, बीटा 2 घटाएगा। अब यहाँ बीटा 2 एक्शन है ही नहीं, तो नॉर एड्रेनलिन क्या करेगा, सिर्फ ऊपर ही करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर एपिनेफ्रिन का देखिएगा तो ये ऊपर भी करेगा, अल्फ़ा 1 वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा, लेकिन जो वेजो डायलेशन करवाता बीटा 2 वो भी प्रेजेंट है, तो ये भी होगा। तो साइनसॉइड टाइप का हो गया, ठीक है, साइनसॉइड टाइप का हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं बाईफेजिक रिस्पॉन्स ऑफ द एपिनेफ्रिन, और ये टिपिकल वाइवा का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाईफेजिक रिस्पॉन्स ऑफ एपिनेफ्रिन जो अल्फ़ा 1 बी और बीटा 2 पे काम करने से आता है। क्लियर हो गया। आइसोप्रेनालिन जो होता है वो सिर्फ बीटा 2 पे काम करेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 था, ठीक है। तो वो सिर्फ वेजो डायलेशन करवाएगा, तो वो सिर्फ डाउन करवाएगा, ना मैक्सिमम टैकीकार्डिया कौन कराएगा, वो आपका आइसोप्रेनालिन, ठीक है। नॉरएफ्रेनिन नॉर्मल हार्ट में क्या कराएगा, ब्रेडिकार्डिया, लेकिन ट्रांसप्लांट हार्ट में क्या करेगा, टैकीकार्डिया। ये कैसे हो गया ना। एड्रेनलिन जो हुआ उसका बाईफेजिक रिस्पॉन्स होता है बीपी में, और अल्फा ब्लॉकर और एड्रेनलिन को अगर हम देंगे साथ में तो क्या होगा, जो अल्फा एक्टिविटी, ये जो था अल्फा एक्टिविटी, ये ख़त्म हो जाएगा, तो सिर्फ बीटा 2 एक्टिविटी आएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड वेजोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल। लेकिन अगर बीटा ब्लॉकर को एड्रेनलिन के साथ देंगे तो ये ऐसा बन रहा था, तो बीटा एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो सिर्फ अल्फा 1 बी एक्टिविटी पाया जाएगा, दिस इज कॉल्ड वेजोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल। ये चीज़ समझ में आया। तो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ हम बोले थे कि कुछ कैटाकोलामीन्स होते हैं, कुछ नॉन कैटाकोलामीन्स होते हैं। तो जो नॉन कैटाकोलामीन्स है उसको हम लोग, इम्पॉर्टेंट है फिनाइलेफ्रीन, ठीक है। तो फंडोस्कोपी में इट एक्ट्स ऑन द अल्फा रिसेप्टर, और अल्फा 1 क्या करता है, मिड्रियासिस। तो फिनाइलेफ्रीन आई ड्रॉप को हम लोग यूज़ करते हैं। दीज आर नॉन कैटाकोलामीन्स, ठीक है। तो इसके बारे में जान लीजिए आप। दूसरा चीज़ जो है फिनाइलेफ्रीन जो है, और मिडोड्रीन जो है, और मिथोजैंथीन जो है, वो आपका वेजोप्रेसर के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्योंकि अल्फ़ा 1 जो होता है वो वेजो कंस्ट्रिक्टर का काम करता है, अल्फ़ा 1 एगोनिस्ट के रूप में आपका आईवी दिया जाता है आपका फिनाइलेफ्रीन, ठीक है। तो फिनाइलेफ्रीन मेनली क्या है, वेजो प्रेशर एक्टिविटी शो करता है इन एओर्टिक डिसेक्शन, ठीक है।
तो री रप्चर ऑफ मायोकार्डियम जब होता है तो वहाँ पे फिनाइलेफ्रिन का रोल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। उसके बाद क्या है, मिडोड्रीन जो होता है, इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस इन द पोस्चुरल हाइपोटेंशन। इस इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन पोस्चुरल हाइपोटेंशन, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ नेजल का डीकंजेस्टेंट के रूप में भी यूज़ करते हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ द राइनोरिया या एंडोट्रैकियल ब्लॉक, क्योंकि इट कॉजेज वेजोकंस्ट्रिक्शन इन द ब्लड वेसल, इट कॉजेज वेजोकंस्ट्रिक्शन इन द ब्लड वेसल। नाउ एंडोट्रैकियल ट्यूब ब्लॉक अगर हो जाएगा तो देयर विल बी हेडेक बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द प्रेशर इन द मिडिल एयर, क्योंकि नोज़ का जो ओपनिंग होता है, नोज़ और ये रहा मेरा माउथ, ठीक है, तो नोज़ और माउथ की ओपनिंग के बीच में यहाँ से एक ये ओपनिंग होती है, ठीक है, तो वो चल जाएगा आपका ईयर में। तो ये जो होता है ये एंडोट्रैकियल ट्यूब हो गया। तो यहाँ पे अगर ब्लॉकेज हो जाएगा तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ये मिडिल एयर से कनेक्टेड होता है एंडोट्रैकियल ट्यूब, ठीक है। तो कुछ ओरल और नेजल ड्रॉप के बारे में बताते हैं। तो ये आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ किए हैं, ज़ाइलोमिथाज़ोलिन नेजल ड्रॉप्स, या ऑट्रिविन का जो आता है ऑक्सीमिथाज़ोलिन, है ना, नेफाज़ोलिन, टेट्राहाइड्रोज़ोलिन। तो ये 4 जो मैंने लिखा नेजल ड्रॉप्स, इसको हम लोग नेजल ब्लॉक में यूज़ करेंगे, ठीक है। ओरली क्या क्या दे सकते हैं, फिनाइलेफ्रिन दे सकते हैं, वेरी गुड, स्यूडोएफिड्रिन दे सकते हैं, फिनाइल प्रोपेनलामीन दे सकते हैं, ठीक है। तो जनरली हीमोरेजिक शॉक जो होता है उसमें इसका यूज़ था, क्योंकि ये नॉरएफेड्रिन में कन्वर्ट हो जाता था। इट इज़ बैंड नाउ, ठीक है, क्योंकि डी कोल्ड में पहले इसको यूज़ किया जाता था, ठीक है। आई एम सो सॉरी, इट वॉज स्लिप ऑफ टंग। डी कोल्ड में एक्चुअली ये प्रेजेंट था और उसको नेजल ब्लॉक में हम लोग यूज़ करते थे, बट इट वॉज कॉजिंग हेमोरेजिक शॉक एज अ साइड इफेक्ट। दिस इज़ नॉट यूज इन हेमोरेजिक शॉक, आई एम सो सॉरी, दिस इज हैविंग द साइड इफेक्ट ऑफ हेमोरेजिक शॉक, राइट। तो इसीलिए इसको हम लोग बैन कर दिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ जस्ट ऑफ स्लिप ऑफ टंग इन द अर्ली मॉर्निंग, आई एम सो सॉरी। नाउ द क्रॉनिक यूज ऑफ नेडल डीकंजेस्टेंट जो होता है वो क्या है, इस्कीमिया करवाता है, ठीक है। उससे क्या होता है, एट्रोपिक राइनाइटिस, ये आप ENT में पढ़ोगे, ठीक है। तो इसमें राइनाइटिस मेडिकामेंटोसा के रूप में आपको एकदम कुरकुरा सा मतलब नाक में वो बन जाता है, ठीक है ना। तो क्रॉनिक यूज ऑफ नेजल डीकंजेस्टेंट नहीं करना चाहिए। बहुत लोग ऑट्रिविन लगाए जा रहे हैं, सालों सालों तक लगाए जा रहे हैं, सब नहीं करना चाहिए। इस्कीमिया होगा वहाँ पे, एट्रोपिक राइनाइटिस होगा, फिर बहुत गंदा हो जाएगा सिचुएशन, ठीक है, पढ़ना बड़ी खराब गंद करता है। नाउ अल्फा 2 रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन द ब्रेन इन द CNS, ओके। नाउ अल्फा 2A एगोनिस्ट जो होता है, ऑल्सो नोन एज सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स, इट हैज़ अ काल्मिंग इफेक्ट, और यहाँ पे जो एग्जाम्पल जो है वो आपका CD टैग है। CD टैग में क्लोनिडीन आ गया, डेक्समेथिडोमिडीन आ गया, टिज़ानिडीन हो गया, अल्फा मिथाइल डोपा हो गया, गॉनिफेसिन हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे जितने भी ड्रग्स है एक्चुअली सारे के सारे सब इंपॉर्टेंट है। क्लोनिडीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेक्समेथिडोमिडीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे IV टू प्रोसीड ICU सीडेशन तुम देख रहे हो, साथ में इसका पेन में भी रोल है, ठीक है, पेन में भी काम करता है, एनेस्थीसिया में हम लोग यूज़ करते हैं इसको। देखो टिज़ानिडीन जो होता है, इट इज़ अ सेंट्रली एक्टिंग स्मूथ मसल स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है, राइट। अल्फा मिथाइल डोपा वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्लोनिडीन मस्ट नो टॉपिक, है ना। गॉनिफिसिन क्या है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट एक्टिंग ड्रग यूज्ड इन टॉरेट सिंड्रोम या टिक सिंड्रोम, जो हिकअप्स जो होते हैं, हिचकी जो होती है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग गॉनिफिसिन का यूज़ करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक एक ड्रग को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हो गया क्लोनिडीन जो होता है, इसका स्पेशल रोल है, वो अल्फा 2 के साथ साथ I2A में भी बात करता है, मतलब काम करता है ना, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड अल्फा 2, तो अल्फा रिसेप्टर हो गया। दिस इज इमिडाजोलिन रिसेप्टर पे भी काम करता है, इमिडाजोलिन एगोनिस्ट, ठीक है। तो मॉक्सोनिडीन जो हुआ वो इमिडाजोलिन एगोनिस्ट होता है, लेकिन क्लोनिडीन जो होता है वो भी I2A पे काम करता है। तो ये जो मॉक्सोनिडीन जो है वो हम लोग हाइपरटेंशन के रूप में उसमें हम लोग मतलब अंडर पाइपलाइन है वो ड्रग, काम FDA अप्रूव अभी तक शायद नहीं हुआ है, ठीक है। आई विल कंफर्म दिस। अब इमिडाजोलिन जो एगोनिस्ट हो गया उसका नाम हो गया मॉक्सोनिडीन, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि क्लोनिडीन जो है ये दोनों पे काम करता है, तो उसको हम लोग ओरल दे सकते हैं, IV दे सकते हैं और ट्रांसडर्मल भी दे सकते हैं। इट इज़ अ नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स ड्रग,
ठीक है, इसका मतलब इसमें मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है। अगर ज़्यादा डोज बढ़ा देंगे तो वो अल्फ़ा 2A के साथ अल्फ़ा 2B में भी काम करना शुरू कर देगा, जो पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर पे पाया जाता है। ठीक है, तो इसके इम्पॉर्टेंट क्या है, उसका यूज़। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द क्लोनिडिन। तो उसको निमोनिक में कैसे याद करते हैं, पहले हल्ला करो दिमाग बाद में लगाना, इस टाइप से मतलब ये करना, ठीक है ना। तो पहले, ठीक है, देख लो, हल्ला, ठीक है, वेट अ मिनट, राइट, ठीक है, ये हो गया दिमाग, ये हो गया दिमाग, ठीक है, करो हल्ला, ये देखो, ये हो गया करो, ठीक है। अब जैसे भी याद करो तुम लोग अभी, ये देखो ना, पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम जो हुआ, ठीक है, हॉट फ्लशेस जिसमें होते हैं, मेनोपॉज के बाद हॉट फ्लशेस होते हैं इसमें, ठीक है, तो वहाँ ड्रग ऑफ चॉइस जो होता है HRT होता है, ठीक है। HRT हमेशा हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं, लेकिन हम लोग क्लोनिडिन भी साथ में देते हैं, ठीक है। अगर उसमें काम नहीं कर रहा है तो हम लोग क्लोनिडिन का भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कुछ एक SSRI है पैरोक्सेटिन, उसको भी हम लोग हमेशा पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम में देते हैं, और इवन गाबापेंटीन, ठीक है, जो गाबापेंटीन जो ड्रग है उसको भी हम लोग हॉट फ्लशेस में ये देते हैं ना। ये जो है ये निम्हांस के क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको डिटेल में जानना है, ठीक है। हाइपरटेंशन में क्लोनिडिन का रोल है, सेंट्रली एक्टिंग है, ठीक है। दूसरा क्या है, पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम विथ हाइपरटेंशन, अगर हाइपरटेंशन के साथ पोस्ट मेनोपॉजल है तब तो भाई ड्रग ऑफ चॉइस क्लोनिडिन हो जाएगा, यहाँ HRT काम नहीं करेगा, तब ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा, क्लोनिडिन, क्योंकि हाइपरटेंशन भी हमको ठीक करना है, ठीक है। और कंट्रोल विड्रॉल ऑफ स्मोकिंग एंड ओपियोइड्स, मतलब क्रेविंग कम करता है, ठीक है, मतलब जो होता है ना कि यार मतलब सिगरेट लेना ही लेना है ना, ओपियोइड लेना ही लेना है, तो उसको कम करता है, ठीक है। तो पहले तो क्लोनिडिन ही यूज़ करते थे, अब एक नया ड्रग आया है लोफेक्सिडिन, लोफेक्सिडिन, ये MCQ है, नया क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इस साल ये क्वेश्चन आ सकता है ना। डायबिटिक डायरिया, डायबिटिक डायरिया जो होता है, डायबिटिक डायरिया क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं डायबिटीज़ डिस्कस किया था, मैंने पुराने लेक्चर्स में डायबिटीज़ के देखिएगा, उसमें मैंने डायबिटिक डायरिया ये सब के बारे में भी डिस्कस किया था। क्लोराइड के सिक्रीशंस को कम करता है क्लोनिडिन, ठीक है ना, तो ये सब चीज़ आपको जानना है, वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। एपिड्यूरल एनाल्जेसिया, एपिड्यूरल एनाल्जेसिया जो है उसमें हम लोग उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और माइग्रेन प्रोफाइलेक्सिस में भी यूज़ करते हैं, प्रोपेनोल इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस, बट हम लोग क्लोनिडिन भी यूज़ करते हैं। अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जो है उसमें हम लोग यूज़ करते हैं, और टॉरेट सिंड्रोम में, गिलिस डिला टॉरेट सिंड्रोम में भी हम लोग उसका यूज़ करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होता है क्लोनिडिन का कि उसका साइड इफ़ेक्ट्स, तो साइड इफ़ेक्ट्स में पहला आएगा हाइपोटेंशन, दूसरा आएगा एपनिया इन लेस देन 2 years, सो इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ठीक है। फिर ड्राई आइज एंड ड्राई माउथ, सिडेशन और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी करता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, ये जो आप पढ़े हैं ये है हमारे हाथ से, ठीक है, HADSE, ये है साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लोनिडिन। तो क्योंकि मतलब कोई चीज़ अगर आप कॉम्प्लिकेट लगता है तो उसको कुछ कुछ निमोनिक बना के आसान बनाना चाहिए, ठीक है। नेवर स्टॉप क्लोनिडिन सडनली, क्यों, उससे क्या हो जाएगा, इससे हाइपरटेंसिव क्राइसिस होगा, क्या होगा, हाइपरटेंसिव क्राइसिस ड्यू टू इंक्रीज इन नॉरएपिनेफ्रिन सडनली, सडनली क्या हो जाएगा, नॉरएपिनेफ्रिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस होगा। तो क्लोनिडिन को कभी भी अचानक से छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर हाइपरटेंसिव क्राइसिस होगा तो उसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जो होता है वो अल्फा ब्लॉकर होता है, वो होता है आपका फेंटोलामीन, क्या होता है, फेंटोलामीन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, धीरे से क्लोनिडिन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद उसको टैपर करके फिर बंद करेंगे। तो ये पूरा मतलब क्लोनिडिन के बारे में आपको पूरा डिटेल में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है, अल्फा मिथाइल डोपा। अल्फा मिथाइल डोपा जो होता है ना, डोंट कंफ्यूज विथ लीवोडोपा, लीवोडोपा एक अलग चीज़ है, नॉर्मल डोपा एक अलग चीज़ है, अल्फा मिथाइल डोपा जो है ये एक अलग चीज़ है, ये कभी भी D1 या D2 पे काम नहीं करेगा, प्लीज़ डोंट कंफ्यूज। ये काम कहाँ करेगा, अल्फा 2A एगोनिस्ट होता है जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन मदर्स, तो देखो अल्फ़ा में अल्फ़ा हो गया, ठीक है, मिथाइल में देखो M से हो गया मदर, ठीक है, और D से क्या आ रहा है बाद में बताता है, ठीक है, D से उसका साइड इफ़ेक्ट्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये मदर्स जो हुआ वहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, क्रॉनिक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी,
क्रॉनिक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी में अल्फा मिथाइल डोपा का ज़्यादा रोल है इवन लिबेटोलोल से। लैबेटोलोल जो होता है उसका ज़्यादा रोल है आपका मतलब अल्फा मिथाइल डोपा का ज़्यादा रोल है लैबेटोलोल से, बट स्टिल अगर तुम कभी भी गायनी में डिलीवरी के समय में जाओगे, प्रेगनेंसी के समय में जब भी होता है तो हम लोग लैबेटोलोल यूज़ करते हैं एज अ ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है। बट अल्फा मिथाइल डोपा इज़ इमर्जिंग एज अ न्यूअर मतलब कंजेनर, मतलब ये कंजेनर नहीं बोलेंगे इसको, न्यूअर ड्रग जो क्रॉनिक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकते हैं। साइड इफेक्ट्स में क्या बोले थे, डी से होगा डिप्रेशन, डीएलई करेगा मतलब ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस, ड्रग इरप्टिंग ल्यूपस है ना। तो ड्रग से जो एसएलई होता है उसमें होता है ये। अच्छा, डिस्कैरी ऑफ आरबीसी कराता है, तो वार्म एंटीबॉडी हिमोलाइटिक एनीमिया करवाता है, ठीक है। तो पैथोलॉजी में जब आप ये सब पढ़िएगा तो उसमें उसका भी नाम देखिएगा, बिकॉज इट इज़ कूम्स पॉजिटिव। तो ये अल्फा मिथाइल डोपा का काम है, अल्फा मिथाइल डोपा का ये सब रोल्स हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग प्री एक्लेम्सिया या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में भी यूज़ करेंगे। तो लैबेटोलोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस, हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी में लैबेटोलोल यूज़ करते हैं, बट अल्फा मिथाइल डोपा का भी यूज़ है, ठीक है। तो दीज वाज अल्फा ब्लॉकर्स, ठीक है। तो अल्फ़ा ब्लॉकर अल्फ़ा के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़े अभी, ठीक है। बीटा वाला नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो सिम्पैथोमिमेटिक्स में अल्फ़ा हम लोग कंप्लीट कर लिए अभी।